कक्षा 12वीं के सारे विद्यार्थी अब संगठन चैप्टर में लास्ट टॉपिक पे आए हैं और लास्ट टॉपिक के बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव भी फेस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और अब आपका अध्याय 5 संगठन आज इस वीडियो के अकॉर्डिंग एंड होगा। ठीक है, अधिकार अंतरण या भारार्पण, ये दो शब्द के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। व्यवसाय में प्रबंध द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है। यानी एक प्रबंधक जो होता है कई प्रकार की क्रियाएं संपन्न करता है। विभिन्नता के लिए इन समस्त क्रियाओं को कोई एक प्रबंधक या अधिकारी पूर्ण नहीं करा सकता। भाई सीधी सी बात है, इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो क्या एक अधिकारी और एक प्रबंधक संभाल सकता है? नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि व्यवसाय के कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों में बांट दिया जाए ताकि कार्य समय पर कुशलतापूर्वक संपन्न हो सके। अगर एक आदमी संभालेगा तो कब तक संभालेगा? इससे अच्छा यह है कि आप प्रत्येक योग्य व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार योग्य काम सौंप दें तो कार्य आसानी से होगा। इस प्रकार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने अधिकार और दायित्व को भी विभिन्न व्यक्तियों में वितरित करने की प्रक्रिया अधिकार अंतरण कहलाती है। मतलब व्यवसाय में समस्त जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन्हें कार्य सौंपने के साथ साथ उस कार्य का संपूर्ण अधिकार सौंप देना अधिकार अंतरण कहलाता है। व्यवसाय के विस्तार के साथ साथ कार्य का प्रसार भी होता है। मतलब बोलने का यह है कि व्यवसाय जैसे जैसे बढ़ता जाता है कार्य भी बढ़ता जाता है। अतः एक अधिकारी के लिए अपनी सभी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करना कठिन होता है। मतलब एक व्यक्ति उसे नहीं निभा सकता। इस प्रकार कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि अधिकारी अपने प्रतिदिन होने वाले कार्यों को योग्य, कुशल और ईमानदार व्यक्तियों के सुपुर्द कर दे। मतलब अपने कार्यों को दूसरे व्यक्तियों को सौंप दे। ठीक है, और इसी के साथ साथ उनको उनके कार्य का अधिकार भी सौंप दे और दायित्व भी सौंप दे कि भाई ये तुमको करना है और तुमको इस कार्य पर पूरा अधिकार है और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो दायित्व भी आपका है। इस प्रकार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार और दायित्व सौंपने को ही अधिकार अंतरण या भारार्पण कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं? प्रोफेसर मूरे क्या बोल कर गए? अधिकार सौंपने से आशय दूसरे लोगों को कार्य सौंपना और उनसे कार्य करने के अधिकार प्रदान करना है। ठीक है, आप एक परिभाषा पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। अब इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम लोग। अधिकार अंतरण या भारार्पण की विशेषताएं। भारार्पण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्राप्त अधिकार ही सौंपे जाते हैं। मतलब जो अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होंगे वही उसे सौंपे जाएंगे। भारार्पण में अधिकारी द्वारा अधिकार सौंप देने से दायित्व मुक्त नहीं होता है। अधिकारी ने अधिकार सौंप दिए मतलब उसका दायित्व समाप्त नहीं होता, वह अंत तक उसके प्रति उत्तरदायी होगा। भारार्पण में अधिकारी द्वारा, भारार्पण सदैव ऊपर से नीचे की ओर होता है। मतलब उच्च अधिकारी द्वारा मध्य स्तर और मध्य स्तर द्वारा निम्न स्तर को अधिकार सौंपे जाते हैं। मतलब ऊपर से नीचे की ओर ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारी मूल अधिकारी के निर्देशानुसार उसके नेतृत्व में काम करते हैं। मतलब जिन अधिकारियों को कार्य सौंपा गया है, जिसने कार्य सौंपा है उसी के अंडर में काम करेंगे। ठीक है, मूल अधिकारी सौंपे गए अधिकारों को कभी भी वापस ले सकता है। यानी अगर मैंने आपको कोई अधिकार सौंप दिया तो मैं आपसे ये कभी भी वापस ले सकता हूँ। अधिकार अंतरण से आशय केवल कार्य के बंटवारे से नहीं है। केवल कार्य बांट देना अधिकार अंतरण नहीं कहलाता। कार्य के साथ साथ अधिकार और दायित्व भी सौंपे जाते हैं। अधीनस्थों को केवल अधिकारों का अंतरण किया जाता है, मूल पद का अंतरण नहीं होता। मूल पद तो मूल अधिकारी के ही पास होता है, केवल अधिकार सौंपे जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अधिकार अंतरण की प्रक्रिया। मतलब अधिकार अंतरण कैसे होता है। ठीक है, तो अधिकार सौंपने की प्रक्रिया सामान्य और दैनिक कार्यों को अपने अधीनस्थों को बांटना है। मतलब रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं
वो अपने हाथ के नीचे कार्य कर रहे अधिकारियों को या कर्मचारियों को सौंपना अधिकार अंतरण कहलाता है। अधिकार अंतरण या भारार्पण की प्रक्रिया के अंतर्गत 3 बातों, उत्तरदायित्व सौंपना, अधिकार प्रदान करना और उत्तरदायिता निश्चित करने को पूरा किया जाता है। मतलब हम अधिकार अंतरण कैसे होता है ये देखने जा रहे हैं। सबसे पहले होता है उत्तरदायित्व सौंपना। अधिकार अंतरण में सबसे पहला कार्य अपने अधीनस्थों को, यानी जो अपने अंडर में काम कर रहे हैं, उत्तरदायित्व सौंपना है अथवा कार्यभार सौंपा जाना। मतलब भाई ये कार्य मैंने आपको दिया, ठीक है। सामान्यतः एक अधिकारी अपने महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर शेष संपूर्ण कार्य अधीनस्थों को, यानी अपने हाथ के नीचे कार्य करने वाले लोगों को निष्पादन हेतु, पूर्ण करने हेतु सौंप देता है। मतलब सबसे पहले अधिकार अंतरण की प्रक्रिया में उत्तरदायित्व सौंपना होता है, कार्य सौंप देना होता है कि कार्य तुम्हारा है, इसको कैसे भी करो पर करो। फिर अधिकार प्रदान करना। अधिकार अंतरण की दूसरी सीढ़ी कार्य के निष्पादन के लिए, यानी कार्य समाप्ति के लिए अधीनस्थों को, यानी हाथ के नीचे कार्य करने वाले लोगों को अधिकार सौंपना होता है। जब तक आप उसे अधिकार नहीं दोगे तो उत्तरदायित्व सौंपने का अर्थ होता ही नहीं। मतलब आपने उसे काम सौंप दिया कि भाई ये काम की जिम्मेदारी तेरी है, लेकिन जब तक आप उसे अधिकार नहीं दोगे वो काम कैसे करेगा। भाई मुझे किसी बच्चे को पढ़ाने के दायित्व दिया गया, लेकिन मैं ये दायित्व तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक उस बच्चे पे मेरा अधिकार ना हो जाए। उसने काम नहीं किया, उसे डांट सकता हूं, चिल्ला सकता हूं, पनिश कर सकता हूं। अगर मेरा उस पर अधिकार है तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, ठीक है। एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि इसको पास करवाना है, लेकिन आप दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आप पर इसका कोई अधिकार नहीं है, इसे जो करना है करने दो। ऐसा कैसे चलेगा। यानी अधिकार सौंपने के साथ साथ उत्तरदायित्व भी सौंपना पड़ता है, ठीक है। जवाबदेही निश्चित करना। अधिकार अंतरण की अंतिम प्रक्रिया में अधीनस्थों को कार्य निष्पादन के प्रति जिम्मेदार ठहराया जाता है कि मैंने जो आपको काम सौंपा था कि समय पे पूरा नहीं हुआ या ठीक से नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैंने आपको अधिकार भी दिया था और कार्य भी दिया था। अधीनस्थ केवल उस अधिकारी के लिए जिम्मेदार रहता है जिसे अधिकार सौंपा गया है। मतलब आपको जो अधिकार दिया गया है आप उसी की जिम्मेदारी लोगे, दूसरे की नहीं। जवाबदेही और जिम्मेदारी को सौंपा नहीं जा सकता, यह सदा उच्च अधिकारियों के प्रति होती है। एक बार अधिकार अंतरण हो जाता है तो अधीनस्थ जवाबदेही से नहीं बच सकता। यानी अगर मैंने आपको किसी चीज का अधिकार दे दिया तो आप उसकी जवाबदेही के लिए उत्तरदायी होंगे, आप उससे बच नहीं सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकार अंतरण का महत्व। अधिकार अंतरण संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग है। अधिकार अंतरण द्वारा अधिकारी की कार्य क्षमता का विकास होता है। इसका महत्व इस प्रकार है, हम ज्यादा नहीं 5 महत्व के पॉइंट पढ़ेंगे। प्रशासनिक कार्यभार में कमी। अधिकार अंतरण से व्यवसाय के अधिकारियों के कार्यभार में कमी आती है, यानी वो अपने अधिकार, अपने दायित्व दूसरे लोगों को सौंप देते हैं तो उनका काम हल्का हो जाता है, वो अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं और जिम्मेदारी किसी और पे डाल देते हैं, तो डेफिनेटली उनका कार्यभार कम हो जाता है, ठीक है। और उसकी क्षमता का विस्तार भी होता है, उसको कम काम करना पड़ता है तो अच्छे से करेगा। प्रभावी प्रबंधक। एक श्रेष्ठ प्रबंधक वही होता है जो उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाए, ठीक है। यानी जो उद्देश्य निश्चित किए गए उसको प्राप्त कर लिया तो वो श्रेष्ठ अधिकारी है। प्रबंधक अपने ऊर्जावान अधीनस्थों की कार्यकुशलता का भरपूर उपयोग करते हैं। प्रबंधक के पास कई प्रकार के ऐसे अधिकारी होते हैं, ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनमें ऊर्जा होती है और इनकी ऊर्जा का समस्त उपयोग एक प्रबंधक ही कर सकता है। इससे सरलता से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिकारी सफल हो जाते हैं। अधीनस्थों का विकास। अधीनस्थ यानी अपने हाथ के नीचे कार्य करने वाले लोग, डेफिनेटली उनका भी विकास होगा। कैसे? अधिकार अंतरण द्वारा कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। मतलब उनको अगर आपने कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि मुझे मेरे प्रबंधक ने काम सौंपा है, मैं करके दिखाऊंगा, और वो करके दिखाता भी है, जिससे वो निर्णय और अनुभव द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। उनमें आत्मविश्वास की भावना आती है और वो एक गर्व महसूस करते हैं कि देखो मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं पूरा करूंगा। व्यवसाय का विकास तो डेफिनेटली होगा। अधिकार अंतरण से प्रशासनिक कार्य क्षमता का विकास होता है। प्रशासन के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से कार्य करेंगे और व्यवसाय का भी विकास होगा।
इससे व्यवसाय में उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग होता है। हर व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करता है और व्यवसाय के समस्त साधनों का उपयोग होता है। इससे व्यवसाय के लाभ में वृद्धि भी होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारार्पण से संपूर्ण व्यवसाय का विकास होता है। उचित समन्वय, अधिकार अंतरण, उत्तरदायित्व, अधिकार उत्तरदाता के क्रमिक संबंध को स्थापित करता है। मतलब अधिकार अंतरण से सबसे पहले उत्तरदायित्व निश्चित किए जाते हैं, फिर अधिकार सौंपे जाते हैं, फिर उत्तरदायित्व दिया जाता है। इससे कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट अधिकार और उत्तरदायित्व की व्याख्या हो जाती है। कर्मचारी को उसके अधिकार पता चल जाते हैं और अपने कार्य के प्रति उनका क्या दायित्व होगा ये पता चल जाता है, जिससे वो अपनी जवाबदेही समझने लगते हैं और उनके मध्य समन्वय स्थापित हो जाता है। ठीक है। कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि, भारार्पण से कर्मचारी और अधीनस्थों के मनोबल में वृद्धि होती है। उनको लगता है कि हमें कार्य सौंपा गया है, हम इस कार्य के योग्य है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मनोबल में वृद्धि होगी। जिस कर्मचारी को जवाबदेही का सामना करना पड़ता है वो अपनी योग्यता और कुशलता के साथ उसे पूरा करता है। इससे उनके मनोबल में क्या होती है, वृद्धि होती है। इतना काफी है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का ही एक विकसित रूप है। अभी आपने देखा अधिकार अंतरण क्या होता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार सौंपना, उत्तरदायित्व सौंपना और उनके प्रति जवाबदारी निश्चित करना ही अधिकार अंतरण होता है। और जो विकेंद्रीकरण होता है उसी का एक विकसित रूप है। इसमें उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को स्थायी और अधिक मात्रा में अधिकार दे दिए जाते हैं। ठीक है। मतलब हमेशा के लिए और ज्यादा तौर पर अधिकार दे दिए जाते हैं। सरल शब्दों में, जब निर्णय लेने की अधिकार नियमित रूप से उच्च प्रबंधक द्वारा निम्न स्तर के प्रबंधकों को सौंपा जाता है, विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब क्या होता है, अधिकार अंतरण में केवल अधिकार सौंपे जाते हैं। ठीक है। निर्णय उच्च अधिकारी लेता है, लेकिन जब निर्णय लेने का अधिकार भी अधीनस्थों को दे दिया जाए तो विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण में केंद्रीय स्तर के अधिकारों को छोड़कर, यानी जो मुख्य अधिकार होते हैं उनको छोड़कर शेष अधिकार अपने अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं। ठीक है। परिभाषा हेनरी फ्योल की पढ़ो आप। प्रत्येक वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका को, महत्व को बढ़ाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है, तथा प्रत्येक वह कदम जो इसको कम करता है, केंद्रीकरण कहलाता है। परिभाषा तो कोई भी हो सकती है। ठीक है। आप इसकी विशेषताएं पढ़ लें। यह अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है। विकेंद्रीकरण जो है ना, अधिकार अंतरण का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व का भी अंतरण हो जाता है। अधिकार तो सौंपे जाते हैं, साथ ही साथ उत्तरदायित्व भी सौंप दिए जाते हैं। विकेंद्रीकरण सदैव उच्च स्तर से किया जाता है। वो भी अधिकार अंतरण भी उच्च से निम्न स्तर पे होता है, विकेंद्रीकरण तो उच्च स्तर ही करता है। विकेंद्रीकरण सदैव उच्च स्तर करता है। इसमें अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जा सकते हैं, अधीनस्थ भी निर्णय ले सकते हैं। विकेंद्रीकरण से अधीनस्थों के प्रभाव और महत्व में वृद्धि होती है। ठीक है। लाभ या महत्व पढ़ लेते हैं हम लोग। उच्च स्तरीय कार्यभार में कमी, विकेंद्रीकरण द्वारा उच्च प्रबंधक सामान्य कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं और अपना ध्यान महत्वपूर्ण कार्यों में लगा देते हैं। इससे उनका बोझा और कार्य कम हो जाता है। शीघ्र निर्णय, विकेंद्रीकरण से अधिकारों का स्थायी नियमित अंतरण हो जाता है। मतलब स्थायी रूप से, नियमित रूप से अधिकार अपने अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं। इससे अधीनस्थों को शीघ्र निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है और उच्च प्रबंधकों की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता, स्वयं के निर्णय से वो कार्य करते हैं। ठीक है। अधीनस्थों का विकास, विकेंद्रीकरण द्वारा अधीनस्थों के निर्णय लेने संबंधी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अधीनस्थों को निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है और निरंतर निर्णय लेने से और निर्देशित करने से उनकी प्रबंधकीय क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है। उचित नियंत्रण, विकेंद्रीकरण से कार्यों का बंटवारा हो जाता है, कार्य बढ़ जाते हैं, कार्य कई स्तरों पर निष्पादित किए जाते हैं। अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा गुण के रूप में योग्यता के अनुरूप कार्य खत्म होते हैं। इससे उत्तरदायिता का निर्धारण आसानी से हो जाता है और हर व्यक्ति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पहल क्षमता का विकास, अधिकारों के उत्तरदायित्व का बोध होता है। अधिकारों से उत्तरदायित्व का बोध होता है, यानी अगर आपने किसी को अधिकार दिए तो उसके प्रति उत्तरदायित्व भी उसी का होगा। इससे उनके उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है और वो संस्था को अच्छा परिणाम देकर कार्य करते हैं। ठीक है।
हम ये पॉइंट पढ़ेंगे। उचित नियंत्रण, विकेंद्रीकरण से कार्यों का बंटवारा हो जाता है, कार्य कई स्तरों पर समाप्त किए जाते हैं और उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे हैं, आप इसमें तो कुछ भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स फेस करेंगे हम। प्रकृति, अधिकार अंतरण की प्रकृति क्या होती है? यह कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया है। जब कार्य बांटे जाते हैं तो कार्य बांटने के साथ साथ अधिकार भी दे दिए जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अधिकार अंतरण कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली प्रक्रिया है। और विकेंद्रीकरण यह उच्च प्रबंधक द्वारा बनाई गई नीति का परिणाम है। ठीक है, उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई नीति विकेंद्रीकरण है और उच्च प्रबंधकों द्वारा बांटे गए अधिकार अधिकार अंतरण है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य अधिकारी के कार्यभार को कम करना होता है। अधिकार, जो उच्च अधिकारी होता है उससे कार्यभार को कम करना अधिकार अंतरण कहलाता है। और इसका उद्देश्य संगठन में अधिकारों का विस्तार करना, अधिकार बढ़ाना होता है। अनिवार्यता, अधिकार अंतरण सभी उपक्रम में अनिवार्य होता है क्योंकि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, अधिकार तो सौंपने ही पड़ेंगे। इसको लागू करना अनिवार्य नहीं है। विकेंद्रीकरण अगर आप नहीं भी लागू करेंगे तो चल जाएगा। निर्भरता, अधिकार अंतरण के लिए विकेंद्रीकरण जरूरी नहीं है। अधिकार अंतरण से भी आप काम चला सकते हैं, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विकेंद्रीकरण के लिए अधिकार अंतरण आवश्यक होता है क्योंकि विकेंद्रीकरण में क्या होता है, पहले से ज्यादा अधिकार सौंपे जाते हैं। इसका मतलब पहले अधिकार सौंपे जाते हैं। इसका मतलब अधिकार अंतरण विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिकार अंतरण के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक नहीं है। नियंत्रण, अधिकार अंतरण के पश्चात उच्च अधिकारी का नियंत्रण आवश्यक होता है। विकेंद्रीकरण के पश्चात उच्च अधिकारी का नियंत्रण आवश्यक नहीं होता क्योंकि निम्न स्तर के अधिकारियों को बांटने के बाद उसके निर्णय लेने की क्षमता भी उन्हीं को दे दी जाती है। अधिकार वापस लेना, यह अधिकार सौंपने वाले अधिकारी द्वारा अधिकार वापस लिए जा सकते हैं और विकेंद्रीकरण में सौंपे गए अधिकार सरलता से वापस नहीं लिए जा सकते। ठीक है, क्षेत्र, अधिकार अंतरण का क्षेत्र लंबा सीमित होता है, विकेंद्रीकरण का क्षेत्र विस्तृत होता है। अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है, विकेंद्रीकरण एक नीति है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे हम। चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव बहुत आसान है, इजीली मूव कर जाएंगे। निम्न संगठन स्वतः निर्मित होता है। मैंने बताया था कि दो प्रकार के संगठन होते हैं। औपचारिक संगठन बनाया जाता है और अनौपचारिक संगठन रुचि और ज्ञान और जिज्ञासा के अनुरूप स्वयं खड़ा हो जाता है। तो जो संगठन स्वयं निर्मित होता है वो अनौपचारिक संगठन होता है। अधिकार अंतरण किसका होता है? अधिकार अंतरण अधिकारों का होता है। इसमें अधिकार सौंपे जाते हैं, अधिकार अंतरण नहीं किया जाता। दैनिक कार्यों के अधिकार लोगों को दिए जाते हैं, सामान्य कार्य के भी अधिकार दे दिए जाते हैं, सरल कार्य के अधिकार भी दे दिए जाते हैं। लेकिन जो गोपनीय कार्य होता है ये उच्च प्रबंधक के हाथ में होता है, किसी को सौंपता नहीं है। मतलब अधिकार अंतरण गोपनीय कार्य का नहीं किया जा सकता। निम्न अधिकार अंतरण का तत्व, देखो अधिकार बांटना भी अधिकार अंतरण में आ जाता है, उत्तरदायित्व तो भी अधिकार अंतरण में आ जाता है, जवाबदेही भी अधिकार अंतरण में आ जाती है। कुल मिलाकर ये सभी, ये तीन तत्व अधिकार अंतरण के हमने अभी अभी पढ़े। ठीक है, फिर है विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? विकेंद्रीकरण से आशय है कि विकेंद्रीकरण से इसका ये आशय है कि समन्वय बना रहे, अधिकार दायित्व का वितरण हो, अधिकार अंतरणों की जवाबदेही का अंतरण। देखिए विकेंद्रीकरण में अधिकार और दायित्व दोनों का वितरण कर दिया जाता है कि भाई ये तेरा अधिकार भी है और ये तेरा दायित्व भी है और जवाबदेही भी तेरी है और निर्णय लेने की क्षमता भी तेरी है। ठीक है, डेविस के अनुसार संगठन खालिस्तान का समूह है, संगठन व्यक्तियों का समूह है। बिना व्यक्तियों के तो संगठन हो ही सकता। अधिकारों के अंतरण से कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है, यानी अगर आपने किसी को अधिकार सौंप दिए हैं तो कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी। अधिकार के अंतरण से कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। औपचारिक संगठन में खालिस्तान के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, कर्मचारियों के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं, बोलने की बात ही नहीं होती है। भारार्पण सदैव ऊपर से नीचे की ओर होता है। भारार्पण यानी अधिकार अंतरण ऊपर से नीचे की ओर ही किया जाता है। विकेंद्रीकरण खालिस्तान का ही विकसित रूप है, विकेंद्रीकरण अधिकार अंतरण का ही विकसित रूप है। ठीक है, सत्य असत्य पे आ जाइए। विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, बिल्कुल सही है, अभी बताया मैंने आपको। अधीनस्थों को निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अधिकार अंतरण सभी व्यवसाय में अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। विकेंद्रीकरण एक प्रक्रिया है, गलत है, अभी हमने पढ़ा विकेंद्रीकरण प्रक्रिया नहीं है, अधिकार अंतरण प्रक्रिया है, विकेंद्रीकरण तो एक नीति है।
औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन में कोई अंतर नहीं है, सरासर गलत है। औपचारिक संगठन अलग होता है, अनौपचारिक संगठन अलग होता है। औपचारिक संगठन बनाया जाता है, अनौपचारिक संगठन स्वयं निर्मित होता है। विभागीय संरचना में उच्च योग्यता के स्टाफ की आवश्यकता में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है। विभागीय संगठन में विभाग में अधिक से अधिक स्टाफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ अलग अलग कार्य अलग अलग वस्तुओं के आधार पर विभागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर औपचारिक संगठन सही जोड़िया जमाइए। तो औपचारिक संगठन में स्थिरता आती है, संगठन मजबूत होता है। अनौपचारिक संगठन सामाजिक संबंधों से बनता है, ध्यान रखना इसका। कार्यात्मक संरचना से प्रभावपूर्ण नियंत्रण होता है। विभागीय संगठन वस्तुओं पर यानी उत्पादों पर आधारित होता है और विकेंद्रीकरण से शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर, संस्था के अधिकार संबंध की व्याख्या करने से क्या आशय है? इसका मतलब यह है कि संस्था में अधिकार संबंधी व्याख्या करना अधिकार अंतरण कहलाता है। अधिकार अंतरण कितने तत्व होते हैं? 3 होते हैं। उत्तरदायित्व सौंपना, अधिकार सौंपना, उत्तरदायित्व सौंपना और जवाबदेही निश्चित करना। निर्णय लेने की शक्ति को क्या कहते हैं? निर्णयन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद निर्णय लेने की शक्ति को निर्णयन भी कह सकते हैं और अधिकार भी कह सकते हैं। अधीनस्थों को कार्य सौंपना क्या कहलाता है? अधिकार अंतरण या विकेंद्रीकरण। क्या उत्तरदेयता को सौंपा जा सकता है? देखिए, उत्तरदेयता को सौंपा नहीं जा सकता, उत्तरदेयता स्वयं निश्चित की जाती है, ठीक है।